और देखिए ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे कैपिटल गेन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर 1। इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको बता दूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके साथ एक चैप्टर चलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी चलता है, लेकिन कैपिटल गेन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब पहली बात तो है कि भाई कैपिटल गेन होता क्या है, ठीक है, कैसे कैसे इसका सारा काम स्टार्ट होगा। तो चलो जी, हमारा जो चैप्टर वो है आपका कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन आपका चैप्टर, और ये चैप्टर किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कैपिटल गेन होता क्या है, कैपिटल गेन बोलता है कि व्हेन एवर देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, जब भी आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो उस एसेट्स को ट्रांसफर करने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। अब यहां पर दो चीजें, पहली बात तो ये कि भाई कैपिटल एसेट्स क्या होता है, नंबर 1 कि सर आपने तो बोल दिया कि व्हेनेवर कैपिटल एसेट्स से ट्रांसफर, तो एक तो ये कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है, और नंबर 2 ट्रांसफर क्या होता है, दो वर्ड है समझने लायक। तो हम दो बातों में बात करेंगे, दो चीजों में बात करेंगे कि एक तो ये कि आपका जो कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स क्या होता है नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसफर क्या क्या होता है। देखिए कैपिटल एसेट्स क्या होता है पता है, सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं एक्सेप्ट फ्यू एसेट्स, यानी कि कुछ एसेट्स को छोड़ दें तो सारी एसेट्स क्या बन जाएंगी, कैपिटल। देखो आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स होती है ना, जो भी एसेट्स होती है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो भी आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे आपके बिजनेस में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कोई सप्लाई वैन है तो वो, लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो, आपके पास कोई शेयर्स हैं तो वो, ठीक है, कोई ज्वेलरी है वो, चांदी के बर्तन है, प्लेटिनम है, सब किस में आता है, कैपिटल एसेट्स में आता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं आपको कैपिटल एसेट्स के एग्जांपल बताने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब जब कोई लिस्ट लंबी होती है ना, तो इनकम टैक्स पता है क्या करता है, इनकम टैक्स एक नेगेटिव लिस्ट देता है। नेगेटिव लिस्ट का क्या मतलब, तो उन्होंने से बोला कि भाई ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी कि सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं इनको छोड़ के। तो भाई किन किन को छोड़ के, तो उसमें एक तो आता है सबसे पहले आपका स्टॉक, स्टॉक कैपिटल एसेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्यों नहीं है, रीजन नहीं, देखिए क्या होता है वो भी एक तरह का कैपिटल एसेट्स, लेकिन उसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक बेचने से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना, वो जाता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान के चलो कि आप ये मार्कर का बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपके लिए स्टॉक है, मार्कर बेचेंगे, इसका मतलब आप स्टेशनरी वाले हो, मार्कर बेच रहे हो आप, तो मार्कर को बेचने से होने वाला प्रॉफिट लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हमारा तीसरे नंबर का हेडिंग रहता है वहां जाता है, ठीक है। इसीलिए स्टॉक को इसमें इंक्लूड नहीं करते, अदरवाइज स्टॉक भी एक तरह का एसेट्स ही होता है वैसे, इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात आती है एग्रीकल्चर लैंड, गांव की जमीन, गांव की जमीन है ना, लिमिट अभी मैं आपको लिखा दूंगा कि आपकी जो सेंट्रल लिमिट है ना, वहां से 10 किलोमीटर तक की लैंड रूरल है, 10 किलोमीटर बाहर रेडियस पूरा, जैसे मान के चलो ये आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां से कितना किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर तक का एरिया पूरा चारों तरफ का, ये तो है अर्बन। इसके बाहर का जो एरिया है वो क्या है, रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जो लैंड है वो भी किस में आता है भैया, रूरल एरिया का लैंड भी कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। एक होता है आपके पास एसेट्स, मूवेबल एसेट्स ऑफ पर्सनल यूज, मूवेबल एसेट्स ऑफ पर्सनल यूज, मान के चलो आपकी कार, आपकी कार, अब बोले सर कार तो एसेट्स में आता है, देखो एसेट्स में तो आता है, लेकिन इनकम टैक्स आपकी कोई भी जो पर्सनल एसेट्स होती है ना, मूवेबल, मूवेबल का मतलब जिसको आप मूव कर सकते हैं, तो मूवेबल पर्सनल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स में नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब
कौन कौन से मूवेबल एसेट्स ऐसे हैं जिनको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा? मूवेबल तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ना, इनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है? मूवेबल एसेट्स है, पर्सनल यूज का है, फिर भी उसको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और बाकी कुछ गोल्ड बॉन्ड वगैरह हैं, 2-3 एसेट्स हैं, ये सब कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन के बाहर आते हैं। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स क्या हैं? कैपिटल एसेट्स हैं। प्रैक्टिकली अब मैं बात करूं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना, ये ज्वेलरी, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा कैपिटल एसेट। फाइन, ये तो हो गया कैपिटल एसेट। एक बात आती, मैंने कहा आपको कि कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करोगे, बोले ट्रांसफर का क्या मतलब? अबे तू पिट जाएगा अभी, बंद कर इसको। ले देखा, देखा, अब मैं एक मैसेज करूंगा, अब मैं भी एक मैसेज करूंगा। मम्मी को मैसेज करा तेने? देखा, पक्का ना? ला दे मेरे को दे। हाँ, हाँ मम्मी, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ, मम्मी मैंने एडमिट कर लिया ना, मम्मी है। अब उनको मैसेज कर देना। तेने अभी क्यों मैसेज करा? पर अर्जेंट था? देखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में ऐसा है क्या यार? माल बहुत है गुप्ता जी के यहाँ। चलो ठीक है। हाँ जी, तो बात सुने, कैपिटल एसेट्स हमने समझ लिया। अब ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर का मतलब सिर्फ बेचना है क्या? नो, ट्रांसफर का मतलब एक्सचेंज भी है। मान लो आपने ज्वेलरी दी किसी को, बदले में लैंड खरीद लिया। अब आप बोले सर हमारा कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, हमने तो ज्वेलरी दी है, ज्वेलरी देके और हमने क्या खरीद लिया? हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया। तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो ट्रांसफर ऑल्सो इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ द, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये चीजें होती है आपके पास। तो लिखना चालू करें, सबसे पहले कैपिटल गेन में लिखें। लिखो भैया, एनी टाइप ऑफ, एनी टाइप ऑफ any type of gain, any type of gain or loss, gain or loss on transfer of, on transfer of capital asset, transfer of capital assets will be consider, capital gain, consider capital gain under section 45, under section 45। चलिए पहला टॉपिक अब लिखें आप, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, इसमें आप लिखें बेटा, ऑल द एसेट्स, ऑल द एसेट्स will be consider, all the assets will be consider capital assets, all the assets will be consider capital assets, capital assets except the following, except the following, except the following। इसमें लिखो आप सबसे पहले नंबर 1 बेटा, नंबर 1 लिखो इन्वेंट्री, नंबर 1 इन्वेंट्री, है ना? आप इन्वेंट्री बोले स्टॉक बोले, एक ही बात होता है, इन्वेंट्री और स्टॉक। फिर नेक्स्ट लिखें नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स that means, that means movable assets of personal use, movable assets of personal use
मोबाइल एसेट्स ऑफ पर्सनल यूज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर, कार, फर्नीचर, कार, एटसेट्रा, फर्नीचर, कार, एटसेट्रा। इसमें ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो बट ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी। अब ज्वेलरी कौन सी, गोल्ड की या सिल्वर की? दोनों, बिल्कुल। ज्वेलरी लिख लो, बोथ, बोथ क्या ज्यादा लिख सकते हो आप, गोल्ड की है, सिल्वर की है, प्लेटिनियम की है, डायमंड्स हैं, ये सब आएंगे इसमें। ज्वेलरी ऑफ पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ, ornaments of any, ornaments of any precious metal, any precious metal, precious metal, 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 any precious। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपने एक सोफा सेट बनवाया, ठीक है, और अरे हंस क्यों रहे हो आप, तो बोलो मान लो आपने एक सोफा सेट बनवाया और भैया उस सोफा सेट में गुप्ता जी ने डायमंड लगवा दिए। उन्होंने कहा कि सर आपने कहा था पर्सनल यूज की एसेट्स है, तो पर्सनल यूज की एसेट्स तो आएगी क्या? अरे आएगी क्या बोला एसेट्स में? नहीं आएगी ना, मैंने लिखा है ज्वेलरी और कार। या मान लो कार में आपने, कार का जो स्टेयरिंग है पूरा गोल्ड का बनवा रखा है, गियर बॉक्स पूरे गोल्ड के हैं, इवन उसका बोनेट भी गोल्ड का बना हुआ है, पूरा कंप्लीट गोल्ड कार है, कार ही पूरी गोल्ड की है भाई ये तो अब आप मेरे मासूम से सवाल का जवाब दे दें कि इस तरह का सोफा सेट और इस तरह की जो चीजें हैं, क्या वो चीजें कैपिटल एसेट्स में आएंगी या नहीं आएंगी? हाँ आएंगी। ये सब एग्जाम्पल पता है टैक्स चोरी की एग्जाम्पल है, लोगों ने ऐसी बहुत हरकतें करी। सर आपने कहा सोफा, बोले सोफा वो जो नॉर्मल सोफा होता है, सोफे में तुमने पूरे वो सिराने पे पूरे डायमंड डायमंड करवा दिए, तुम कह रहे हो पर्सनल एसेट्स में, क्यों भाई नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखें अगर आपने किसी भी फर्नीचर में इस तरह की कोई ज्वेलरी ठुका दी, अंदर फिट करा दी, देन इट विल आल्सो कंसीडर कैपिटल एसेट्स एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, मेरा सेंटेंस बीच में रह गया शायद, सेंटेंस क्या चल रहा था आपने बताना है। हमने हमने पहले लिखा था कि हम लिख रहे हैं कि भाई ये एसेट्स नहीं है, उसमें लिखा था पर्सनल इफेक्ट्स, दैट मींस एसेट यूज फॉर पर्सनल यूज, है ना, इट इंक्लूड फर्नीचर एंड कार एटसेट्रा। फिर आपने शायद ब्रैकेट में लिखना चालू करा है यहाँ से, है ना, बट ज्वेलरी, इसी में कॉमा लगा के आगे लिखो ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस लाइन का मीनिंग ये है कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी है, प्रीशियस ऑर्नामेंट है, इवन यूटेंसिल्स, आपके बर्तन है, चांदी के बर्तन में खाते हैं बहुत से लोग खाना, तो चांदी के बर्तन भी कैपिटल एसेट है, ध्यान रखना। तो ये तो सोने के बर्तन में खाता है, ये तेरे को देख रहा है तू चांदी के में खाता है, ये तो खुद तो सोने के में खाता है ना। ठीक है, तो चांदी के बर्तन, सोने, ये करते हैं लोग ऐसे नाटकबाजियां, तो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, ये सब कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं बेटा, ध्यान रखना आप। ठीक है, हाँ, नहीं तो नहीं नहीं खाना चाहिए आप, बल्कि मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता दूं, घर में जो अपने पानी का मटका होता है ना, उसमें डालने चाहिए चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, बिल्कुल डालने चाहिए। हाँ हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तेरे को, डालने चाहिए।
तो क्या खोपड़ी तेज काम करती है थोड़ी सी, तो जहां जहां तुमको लग रहा है खोपड़ी काम नहीं कर रही, पीने के पानी में डाल दो चांदी के सिक्के। चलिए हाँ जी, अरे लिखो आगे लिखो रे। हाँ बेटा, अरे भाई भाई सुनने दे, हाँ बोल बेटा। देखो लॉजिक समझे आप इसके पीछे, इनकम टैक्स वालों की मंशा समझे। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि अगर हमको लगेगा ऐसी कोई एसेट्स है जहां उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, मान लो आपके पास कार है, सेकंड हैंड कार दी आपने बेच दी। कभी भी सेकंड हैंड कार पैसा कमाने के उससे नहीं बेची जाती, नॉर्मल है, या आपके घर का फर्नीचर पुराना हो गया, आपने कहा हटा रहे यार इसको बेच के नया लगाते हैं, यहाँ इंटेंशन पैसा कमाने का नहीं है, तो इनकम टैक्स वाले आपको छोड़ देंगे। लेकिन जहां कोई प्रीसियस मेटल है, तो प्रीसियस मेटल में क्या हो सकता है, प्रीसियस मेटल में चीजें आपकी बदल सकती है, इंटेंशन बदल सकता है, क्योंकि मामला ज्यादा पैसे का है। इसलिए बेटा जो प्रीसियस मेटल है इन सबको कैपिटल एसेट्स माना जाता है। इवन हमने वो भी लिखा है इसमें, ड्राइंग्स और पेंटिंग, ड्राइंग्स और पेंटिंग बहुत महंगी होती है, वो भी किस में आएगी, वो भी कैपिटल एसेट्स में आएगी। ठीक है, अगला लिखें, लिखो एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, हाँ मतलब अपन क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कौन कौन से कैपिटल एसेट्स नहीं है उसमें, अगला एग्जांपल मान लो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, लिखाऊं एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, रूरल एरिया where the population is, where the population is less than 10,000, less than 10,000, less than 10,000, 10,000, less than 10,000, oblique, oblique 8 kilometer away from, 8 kilometer away from district center, 8 kilometer away from district center, मान सकते हैं। नॉर्मल तो रेलवे स्टेशन माना जाता है, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन। आप कहीं भी जाओगे ना यहाँ से, तो आप डिस्टेंस देखोगे ना, तो कोटा कितनी दूर है, यहाँ से जो बस स्टैंड है उसका डिस्टेंस होता है। बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड का ज्यादा रहता है। हाँ जी लिख लिया। उसके बाद अब ये तो देखो नॉर्मल एग्जांपल है जो खोपड़ी में आते हैं, तीन एग्जांपल थे इसमें, एक तो हमारे पास क्या था, स्टॉक है ना, नंबर टू पर्सनल एसेट्स, पर्सनल यूज के एसेट्स, फर्नीचर और कार, और नंबर थ्री एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि, गाँव की जो कृषि भूमि, ये नॉर्मली आपके कैपिटल एसेट्स में नहीं है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हुए मैं आपको लिखाता हूँ, लिखो बेटा इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि ईयर के हिसाब से अब तो सब गोल्ड बॉन्ड बंद हो गए, और ना ही कभी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं, बट ठीक है एज एन एग्जाम्पल आप लिखे रहे कभी छोटे क्वेश्चन में काम आ जाए। गोल्ड बॉन्ड ब्रैकेट में लिखो ईयर 1977, 77 कॉमा 1980, 1980 कॉमा 1999, 1999 एंड 2015, 2015। ठीक है, तो ये कुछ वो गोल्ड बॉन्ड हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते। चलो जी समझ में आ गई बात अपने को। तो नॉर्मल तो बात क्या है कि सारी एसेट्स क्या हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, किसको छोड़ के, स्टॉक या इन्वेंट्री, नंबर टू पर्सनल यूज के एसेट्स, मूवेबल एसेट्स, ठीक है, मूवेबल फर्नीचर और कार, और नंबर थ्री क्या लिखा आपने, एग्रीकल्चर रूरल लैंड। ठीक है, बाकी कुछ कैपिटल बॉन्ड है, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, बाकी सब क्या है, कैपिटल एसेट्स है। कोई क्वेश्चन है आपके पास शायद, बोलो। एग्जाम्पल बता रहा था मैं। हाँ हाँ, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर तो मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा था, मान लो 8 किलोमीटर, उसके बाहर का एरिया आपके पास,
उसके बाहर का माना जाएगा रूरल एरिया, वहां की एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर। अर्बन एरिया में सब टैक्सेबल है। हाँ ये देखो, सुनो सुनो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा एरिया ना बेटा, वो तो पूरा अर्बन है, यहाँ तो कोई सा भी लैंड हो, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल एसेट्स है। लेकिन इस एरिया के बाहर का एग्रीकल्चर लैंड, ये कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। हाँ, अरे फालतू बातें मत करे यार। हाँ हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, ये है आपका सिटी सेंटर, यहां से आपकी रेंज 8 किलोमीटर इधर, 8 इधर, 8 इधर, और 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। इसमें वो, इसमें क्या है, वो फैसिलिटी नहीं भाई मेरे पास। सिटी सेंटर से चारों तरफ घेर लिया अपन ने 8 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि सारा का सारा ये जो आप देखोगे सब। ड्राइंग मेरी मजेदार है, देखो कुछ अलग, ज्यादा अलग बन गया, तुम भावनाएं समझो पर मेरी। 8 किलोमीटर। अब आप बात समझो कि मैं इससे बना लेता हूँ, काम करता हूँ, मैं इससे बना सकता हूँ, ये लो, समझ गया ना। देखो मेरी क्या है, मैं कुछ चीजों में बचपन से ही कमजोर रह गया, उसमें थी एक राइटिंग। अगर मेरे टीचर ने मेरे पे अच्छे से मेहनत की होती तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाता अभी तक। तो कोई बात नहीं, पर जो भी टीचर हमेशा रेस्पेक्टेड होते हैं। ये 8 किलोमीटर का रेडियस, इसके अंदर जो भी लैंड है वो कैपिटल एसेट्स है। इसके बाहर की एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि इसके बाहर का एरिया क्या माना जाता है, और रूरल एरिया की कौन सी लैंड लेनी है अपने को, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अंदर सारा कैपिटल। हाँ बोलिए ना। हाँ करे ना, है ना, कोटा है बहुत सारा, है एरिया बहुत सारा। हाँ एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन एरिया कौन सा है, अर्बन, टैक्सेबल। करो ना, बिल्कुल करो, खेती क्या दिक्कत है। अभी आप बहुत सारी जगह देख सकते हो यार, आउटर में इधर चले जाओ, कुनाड़ी उनाड़ी बहुत सारी जगह होती है। ठीक है, गंदी बात नहीं करते, चलो। अरे आगे लिखो रे नलायकों। चलो नेक्स्ट, अगला लिखो, टाइप ऑफ कैपिटल गेन, टाइप ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल रूल बदल चुका है, रूल बदल चुका है। हाँ मतलब यूं मान लो ना कि आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल तो इस साल से है ना, तभी तो बदल गया ना। असेसमेंट ईयर 25-26, तुम्हारे को तो बदला हुआ पढ़ना है, ठीक है। आप इजाजत दो तो मैं लिखाना चालू करूं, ठीक है, धन्यवाद। लिखो, लिखो, देर आर टू टाइप, लिखो रे बेटा, देर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल गेन, देर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल गेन। नंबर वन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो जी देखो, अब मैं आपको रूल, ये क्या है, पहला टॉपिक लिखो इसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पहला टॉपिक लिखे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो अभी है ना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सा रूल है। अगर आपने कोई भी एसेट जो है, वो एसेट्स 24 मंथ के अंदर अंदर बेच दी,
कितने महीने के अंदर 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 बेच दी, तो जो भी आपका गेन होगा वो गेन कौन सा होगा, वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब आपने एसेट अपने पास कितने देर रखी या कितने टाइम रखी। जैसे मान लो आपका ज्वेलरी है, आपने ज्वेलरी खरीदी और 2 साल के पहले ही बेच दी, 24 महीने में बेच दिया आपने, तो गेन कौन सा होगा। लेकिन अगर 24 के बाद बेची तो होगा लॉन्ग टर्म। मैं जो आपसे कह रहा था ना मेजर चेंज, वो यही हुआ इस बार। एक तो पहले ये 24 महीने 36 महीने होता था, 3 साल, अभी कितना हो गया, 2 साल। 2 साल तक रखा तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद भेजा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एसेट्स ऐसी हैं जहां पर 24 महीने का टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड 12 महीने का ही है। यानी कि वो एसेट्स, जैसे मैं आपको बताऊं, आपके नॉर्मली शेयर मार्केट का जो लोग काम करते हैं उनको पता होना चाहिए, शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर होते हैं। अगर आपने 1 साल के पहले बेच दिए तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचे तो लॉन्ग, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल रूल क्या है, 24 महीने का है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं उनमें हम 24 महीने ये क्या देखेंगे, 12 महीने देखेंगे। अगर 12 महीने या उसके पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। बाकी सारी एसेट्स में टाइम पीरियड कितना है बेटा, 24 महीने का है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, 24 महीने का टाइम पीरियड है। ज्वेलरी होगी, 24 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लिखे आप लोग, इफ एनी एसेट, if any asset any asset any assets held by SSC held by SSC held by SSC for not more than 24 month, for not more than 24 month, not more than 24 month 24 month 4 month, then it will be consider short term capital gain. It will be consider short term capital gain, short term capital gain, short term capital gain. But in the following assets, following assets, the time period will be 12 month. The time period will be 12 month. Time period will be 12 month. ठीक है, अब वो कौन कौन से एसेट्स है भाई जिसमें 12 महीने का टाइम पीरियड देखते हैं। लिखो नंबर 1, लिखो लिस्टेड शेयर्स, listed shares, listed shares in a recognized stock exchange, listed shares in a recognized stock exchange, in a recognized stock exchange। अच्छा, मैंने लिस्टेड शेयर लगा है, बोले शेयर तो दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों ही बेटा इसमें, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हमने लिखा लिस्टेड शेयर इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर नंबर 2, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई समझते हो आप, आज की तारीख में एक्सिस बैंक के वैसे यूटीआई को देख लो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक्सिस। देखो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट एंटिटी थी जो लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट करते, जैसे आप म्यूचुअल फंड हो गया आज के। इसी में लिखो आगे, एंड अदर सिक्योरिटी, एंड अदर सिक्योरिटी, अदर सिक्योरिटी लाइक डिबेंचर, लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज listed in recognized stock exchange,
लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा इसमें ना वैसे इतना काम नहीं होता, फिर मैं आपको बताता हूँ। अपन ने एग्जांपल में एक तो लिखा है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूनिट्स ऑफ यूटीआई जो है ना वो भले ही कोटेड हो या अनकोटेड, यानी कि लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, चलती हैं, है ना। बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डिबेंचर बॉन्ड्स ये सब क्या होना चाहिए, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने चाहिए। वो लिखा दो ब्रैकेट में, एक काम करो ब्रैकेट में एक लाइन लिख लो आप, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई मे बी कोटेड और नॉट, कोटेड और नॉट, कोटेड और नॉट। फिर अगला लिखो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ब्रैकेट में लिख लो कोटेड और नॉट, कोटेड और नॉट। और लास्ट एग्जांपल है इसका जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, कोटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड, कोटेड और नॉट। समझते क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड? सब तो पता है तुम्हारे को। चलिए तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है। नंबर वन, नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल ये है कि अगर आपने जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीने से ज्यादा का नहीं है तो फिर यानी कि 24 महीने के पहले एसेट्स बेच दी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। लेकिन कुछ एसेट्स में 24 महीने नहीं देखते, कितने महीने देखते हैं, 12 महीने। कौन कौन से, 4 एग्जाम्पल लिखे मैंने आपको। नंबर वन लिस्टेड शेयर्स, शेयर्स में दोनों आ गए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नंबर टू यूनिट्स ऑफ यूटीआई, भले कोटेड हो या नहीं हो, बाकी जो इसमें लिखा है मैंने डिबेंचर बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये लिस्टेड होनी चाहिए। फिर आपने लिखा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और चौथा लिखा आपने यूनिट्स ऑफ जीरो कूपन। अच्छा ये समझते हैं आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड समझते हैं आप लोग, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो वो है ना अलग अलग तरह की स्कीम होती है, वो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो स्कीम है वो पूरा पैसा, कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है ना वो पैसा अलग अलग जगह लगाता है आपका। तो उसमें आपका कुछ पैसा गोल्ड में लगेगा, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ डिबेंचर में, कुछ शेयर्स में। अगर आपका जो पैसा आपने दिया है उस स्कीम में 65%, 65 या उससे ज़्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा है तो वो होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिखा रहता है रेड एंड प्रोस्पेक्टस में। जो स्कीम आती है ना म्यूचुअल फंड की उसमें लिखा रहता है कितना कहाँ लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बाकी का पढ़ाएंगे हम आपको कल। ठीक है।